नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं, खेती। सोचिए, इसी एक गतिविधि ने तो पूरी मानव सभ्यता को जन्म दिया है। ये सिर्फ जमीन जोतना या बीज बोना भर नहीं है। नहीं, ये तो हमारे जिंदा रहने की, हमारे वजूद की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि जंगल में एक छोटी सी जमीन साफ करने से लेकर हजारों एकड़ में फैले विशाल बागानों तक आखिर हम अपना खाना उगाते कैसे हैं? इसके तरीके क्या हैं? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और खेती के अलग अलग रूपों को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले खेती के 3 मुख्य चेहरों को जानेंगे। फिर बात करेंगे उस खेती की जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए की जाती है। इसके बाद हम समझेंगे कि जब लोग ज्यादा और जमीन कम हो तो क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि खेती एक बिजनेस कैसे बनती है। और आखिर में हम खेती के भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, खेती के 3 चेहरे। देखिए, ये सिर्फ खेती करने के अलग अलग तरीके नहीं हैं। नहीं, ये तो एक कहानी है इंसान की जरूरतों की और पर्यावरण के साथ उसके बदलते रिश्ते की। एक ऐसा सफर जो बस पेट भरने की मजबूरी से शुरू हुआ और आज ग्लोबल कॉमर्स तक जा पहुंचा है। मोटे तौर पे देखें तो खेती को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब बहुत पुराने तरीके से बस गुजारे के लिए खेती। दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी जब जमीन कम हो तो उसी पर ज्यादा से ज्यादा उगाने की कोशिश। और तीसरा है कमर्शियल फार्मिंग, मतलब जब खेती मुनाफे के लिए की जाती है। चलिए एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खेती के कह सकते हैं सबसे बुनियादी रूप की। ये वो खेती है जिसका बस एक ही मकसद है, किसान और उसके परिवार का पेट भर जाए, बस। असल में यहीं से तो खेती की कहानी शुरू हुई थी। इसी को कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, या हिंदी में कहें तो आदिम निर्वाह कृषि। अब यहाँ 2 शब्द हैं, आदिम और निर्वाह। आदिम का मतलब है पुराना, यानी इसमें जो औजार इस्तेमाल होते हैं वो भी पुराने हैं, जैसे कुदाल हो गई या खोदने वाली लकड़ी की छड़ें। और निर्वाह का मतलब है सिर्फ गुजारे के लिए, मतलब जो भी उगाया वो बेचने के लिए नहीं बल्कि खुद के खाने के लिए है। और हाँ, इसमें पूरा परिवार ही मिलकर काम करता है। और एक बात, इस तरह की खेती ना पूरी तरह से नेचर यानी प्रकृति पर निर्भर होती है। बारिश कैसी होगी, जमीन में कुदरती तौर पर कितनी जान है और बाकी मौसम कैसा रहेगा, सब कुछ इसी पर टिका है। इसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई खाद, कुछ इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया और सबसे जाना माना उदाहरण क्या है? वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, या हिंदी में कर्तन दहन खेती। तो ये होता कैसे है? इसका एक पूरा साइकिल है। सबसे पहले किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं। फिर जो भी कटा है उसे वहीं जला दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो राख बनती है वो खाद का काम करती है और मिट्टी में मिल जाती है। अब इस जमीन पर खेती की जाती है तब तक जब तक मिट्टी की ताकत कम ना हो जाए। और जैसे ही ऐसा होता है, किसान उस जमीन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं एक नई जगह पर, और पुरानी जमीन को छोड़ दिया जाता है ताकि वो कुदरती तौर पर फिर से हरी भरी हो सके। सुनने में तो ये तरीका बड़ा नेचुरल लगता है ना? लेकिन इसके पर्यावरण पर असर काफी गंभीर होते हैं। एक तो इससे जंगल कटते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है। दूसरा, जो कुछ जलाया जाता है उससे हवा में प्रदूषण फैलता है। और तीसरा, धीरे धीरे मिट्टी की अपनी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, ये तरीका सिर्फ कहीं एक जगह नहीं होता, ये पूरी दुनिया में होता है। और हर जगह इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे इंडोनेशिया में इसे लडांग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा और ब्राजील में रोका। ये दिखाता है कि कैसे दुनिया भर में अलग अलग लोगों ने एक ही जैसी समस्या का एक ही जैसा हल निकाला। अपने देश भारत में भी इसके बहुत सारे स्थानीय नाम हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसे झूम खेती कहते हैं, ये नाम तो शायद सबने सुना होगा। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू और वेस्टर्न घाट्स में कुमारी। ये सारे नाम दिखाते हैं कि हमारे देश में खेती की कितनी ज्यादा विविधता है। चलिए अब खेती के सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक नई स्थिति आती है। जमीन तो उतनी ही है, लेकिन उस पर पलने वाले लोग बढ़ गए हैं। यही है बढ़ती आबादी का दबाव। और इस दबाव से जन्म होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का, हिंदी में कहें तो गहन निर्वाह कृषि।
ये खेती उन जगहों पर होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ मकसद एक ही है, जमीन का जो छोटा सा टुकड़ा है ना, उसी से कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा फसल निकालनी है। तो इसकी खासियतें क्या हैं? पहली बात, पैदावार बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह का खूब इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लेबर बहुत इंटेंसिव है। और हाँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत फसल बेच भी दी जाए, लेकिन असल मकसद अब भी परिवार का पेट पालना ही है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी खड़ी होती है, वो है विरासत का अधिकार। होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बच्चों में बंटती जाती है और नतीजा, खेत इतने छोटे हो जाते हैं कि उन पर खेती करना आर्थिक रूप से फायदेमंद ही नहीं रह जाता। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए पहली पीढ़ी के पास एक बड़ा खेत था, अगली पीढ़ी में वो खेत 3 बच्चों में बंट गया, फिर तीसरी पीढ़ी में वे छोटे खेत और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। इस वजह से खेत का साइज लगातार छोटा होता जाता है और इतने छोटे खेत पर न तो ट्रैक्टर चल सकता है, न ही कोई मॉडर्न खेती हो सकती है। तो अब तक हमने 2 तरह की खेती देखी, दोनों का मकसद गुजारा करना था। अब आते हैं खेती के तीसरे और सबसे मॉडर्न रूप पर। यहाँ मकसद पेट पालना नहीं, बल्कि पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है। यहाँ खेती एक बिजनेस है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत सीधा है। एक का गोल है सर्वाइवल यानी गुजारा, दूसरे का गोल है प्रॉफिट यानी मुनाफा। एक होती है छोटे स्केल पर, दूसरी होती है बहुत बड़े स्केल पर। एक में इनपुट बेसिक होते हैं तो दूसरी में एकदम हाईटेक और मॉडर्न। तो इस कमर्शियल फार्मिंग की टूलकिट में क्या क्या होता है? इसमें होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी यानी HYV बीज जो ज्यादा पैदावार देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक होते हैं, और बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और दूसरी मॉडर्न मशीनें होती हैं। मकसद एकदम क्लियर है, लागत कम से कम और पैदावार ज्यादा से ज्यादा। अब इस कमर्शियल फार्मिंग के भी अपने अलग अलग प्रकार हैं। एक होता है प्लांटेशन यानी बागान, जिसमें बहुत बड़ी जमीन पर सिर्फ एक ही फसल होती है, जैसे चाय, कॉफी या रबर के बागान। फिर होती है ट्रक फार्मिंग, जिसमें खास तौर पर सिर्फ सब्जियां उगाई जाती हैं। और एक और मजेदार चीज है मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें फसल भी उगाते हैं और साथ में जानवर भी पालते हैं। ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है ना, इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, इससे किसान की इनकम स्टेबल रहती है। सोचिए, अगर किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई तो भी पशुओं से जो आमदनी हो रही है, जैसे दूध या अंडे बेचकर, वो उसके नुकसान को काफी हद तक कम कर देती है। मतलब यह रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हमने खेती के 3 अलग अलग रूप देखे। एक वो जो बस जिंदा रहने के लिए है, दूसरी जो बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए है, और तीसरी जो मुनाफे के लिए है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर और सोचते हैं कि खेती का भविष्य कैसा होगा। क्या यह परंपरा और टेक्नोलॉजी के बीच एक बैलेंस होगा? देखिए, हमारा जो पूरा फूड सिस्टम है वो इन्हीं पुरानी परंपराओं और नए जमाने के बिजनेस का एक मिक्सचर है। तो सवाल ये है, एक बड़ा सवाल, कि जब दुनिया की आबादी और बढ़ेगी, अगले 1 अरब लोग और जुड़ेंगे, तो उनका पेट कौन भरेगा? हमारी पुरानी पारंपरिक खेती या फिर ये नई हाईटेक खेती, या फिर इन दोनों के बीच का कोई रास्ता, कोई संतुलन? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।